एक चिंतित महिला अलमारी के नीचे छिप जाती है। सांस रोककर वह बाहर झांकती है और एक लाल लेजर देखती है। उसे घूरते हुए उसकी आंखें चमकने लगती हैं। समाचार रिपोर्टरों ने कहा है कि 7 विदेशी अंतरिक्ष यान देखे गए हैं। एलियंस के इरादों को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन उनकी मौजूदगी से जनता में दहशत है। एलियन अंतरिक्ष यानों के अचानक प्रकट होने के बाद घबराहट बढ़ रही है। अस्पष्ट विभिन्न देश संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी जीव, राष्ट्रीय नेता शांति की अपील कर रहे हैं। असामान्य सैन्य गतिविधियां एलियन जहाजों के इरादों पर भ्रम फैला रही हैं। डॉ. मिशेल राइली, एक वैज्ञानिक, चिंता से समाचार देख रही हैं। फिर वह परिवार से वीडियो कॉल करती है जो उसे घर बुलाते हैं। भविष्य को लेकर वह अनिश्चित है। राइली सरकारी नौकरी के लिए जा रही है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वह सुरक्षित रहेगी और वह उन्हें भरोसा दिलाती है। उसका भाई निराशा जताता है। उस पर संकट के समय में काम को परिवार से ज्यादा अहमियत देने का इल्जाम लगाता है। कॉल खत्म होते ही उसके पिता उसे सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे स्थिति कठिन हो। मुझे तुम पर गर्व और तुम्हारी माँ भी गर्व करती है। थोड़ी देर बाद राइली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वैन में अज्ञात स्थान ले जाया जाता है। आंखों पर पट्टी बंधी एक आदमी उसे इमारत में ले जाकर लिफ्ट से गहराई में ले जाता है। अंत में उस व्यक्ति ने उसकी पट्टी हटाई और उसे वह आवाज इकाई दिखाई जहां वह गोपनीय सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। वह बताते हैं कि उसे बाहर किसी से बात नहीं करनी होगी और वह सिर्फ अपनी टीम से ही बात कर सकती है। वह पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटी है। वह उसे एक कुर्सी जैसी डिवाइस से परिचित कराते हैं और वह इसके उद्देश्य के बारे में पूछती है। वह बताते हैं कि यह एक सुरक्षित स्कैनिंग यूनिट है जो ट्रैवलर्स की घुसपैठ रोकने के लिए बनाई गई है। ट्रैवलर्स रहस्यमय विदेशी शक्ति हैं जो बंकर जैसी संरचनाओं में भी घुस सकते हैं। कुर्सी स्कैन के खिलाफ भरोसेमंद सुरक्षा देती है। वह उसे बैठने को कहते हैं और दिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है। 3 धड़ के पैनल अंदर की ओर घुमाएं। इसके बाद वह उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और बताता है कि यह उसकी लैब होगी। फिर वह उसके मिशन की प्रकृति समझाता है। वह वहां एलियंस के खिलाफ जैविक हथियार बनाने में मदद के लिए है। आपकी टीम को यात्रियों को निष्क्रिय करने के लिए जैविक हथियार बनाने का काम दिया गया है। राइली हथियार बनाने के विचार से परेशान होकर झिझकती है, लेकिन वह बताते हैं कि यात्री शांति से नहीं आए हैं। वह उसे दस्तावेजों और जानकारी का पैकेट देते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले राइली पूछती है कि आपात स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वह बिना जवाब दिए चुपचाप चला जाता है। अकेली रह जाने पर राइली दस्तावेजों की समीक्षा करती है। इनमें बंकर में उपकरणों के उपयोग के निर्देश, मिशन के उद्देश्यों की रूपरेखा और प्रमुख चुनौतियों की सूची शामिल है। यह जैविक हथियार यात्रियों की श्वसन प्रणाली में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। अगले दिन राइली अपनी टीम से मिलती है। समूह में फ्रैंक लॉरेंस, परियोजना प्रबंधक डेनिस कूपर, यांत्रिक संश्लेषण और नैनो कैप्सूल अनुसंधान में विशेषज्ञ डो जैक्स बिस, एक इंजीनियर डो सैम एलिस, जैविक हथियारों के टीम लीडर, और डो फिनले बार्लो, जैविक टीम के उप प्रमुख शामिल हैं। अंत में राइली खुद को परिचित कराती है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं डॉ. मिशेल राइली हूँ। बैठक में डॉ. फिनले बीच में रुकते हैं। उन्हें जूनियर शोधकर्ता समझते हैं। वह उनकी उपस्थिति की आलोचना करते हैं और शौकिया गलतियों से सतर्क रहने को कहते हैं। वे हमसे दुनिया बचाने को कहते हैं और हमें प्रोफेसर भेजते हैं। बैठक के बाद डॉ. सैम एलिस फिर से राइली को कॉल कर फिनले के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। वह उसे प्रोत्साहित करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने ही इस परियोजना के लिए उसे चुना था। उसके शोध की समीक्षा के बाद उन्हें यकीन है कि वह इससे योग्य है। जब वे बात कर रहे होते हैं, एलिस अचानक पूछते हैं कि उनके क्वार्टर कहाँ हैं। रिले संदेह में याद दिलाती हैं कि उन्हें यह जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। वह हंसते हैं और कहते हैं कि यह एक टेस्ट था और वह पास हो गई। ठीक है, मैं पहले दिन ही नौकरी से नहीं निकालना चाहूंगा। फिर वह उसके परिवार के बारे में पूछता है। राइली अपने पिता और भाई के बारे में बताती है, जबकि एलिस कहता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी पत्नी से रिश्ता तनावपूर्ण है। कौन मुझे याद रखेगा जब मैं यहाँ हूँ? उसी रात जब राइली सो रही होती है, स्कैनर से अलार्म बजता है। चौंक कर जागते हुए वह स्कैन शुरू करने के लिए कुर्सी की ओर दौड़ती है, जैसा उसे सिखाया गया था, लेकिन कुर्सी का धड़ पैनल जाम है। आपातकालीन प्रोटोकॉल के तहत वह इसे हाथ से खोलती है। स्कैनर चालू होते ही तेज रोशनी उसे घेर लेती है। मशीन चालू होते ही जीवंत छवियां उसकी आंखों में भर जाती हैं। वह मृत शरीर, विकृत चेहरे और डरावने दृश्य देखती है जो बहुत असली लगते हैं। स्कैन खत्म होते ही वह कुर्सी से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है और उल्टी कर देती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे वह जल्दी से पोंछ देती है। तभी फ्रैंक का फोन आता है। फ्रैंक पूछता है, कैसा लग रहा है? राइली हिचकिचाते हुए बताती है कि स्कैन के दौरान उसके सिर में झनझनाहट और रीढ़ में अजीब सा महसूस हुआ। फ्रैंक चिंतित हो जाता है। वह बताते हैं कि यह सामान्य नहीं है और जोर देते हैं कि उसे जांचना चाहिए कि कहीं वह समझौता तो नहीं हो गई है। वह पूछते हैं कि क्या उसे चक्कर आ रहे हैं या आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह जवाब देती है नहीं। फिर वह पूछता है, नाक से खून आया? वह झूठ बोलती है,
नहीं, फ्रैंक एक घटना का जिक्र करता है जहां वैज्ञानिकों ने आखिर में आत्महत्या कर ली थी। उसे डर है कि उसकी टीम के साथ भी ऐसा हो सकता है। बातचीत जारी रखते हुए रिली देखती है कि फ्रैंक का चेहरा थोड़ी देर के लिए कुछ भयानक रूप ले लेता है और फिर सामान्य हो जाता है। मुझसे झूठ मत बोलो, डॉ। रिली। बाद में वह प्रयोगशाला जाती है। डॉ फिनले और डॉ सैम एलिस अपना हालिया काम बताते हैं। चर्चा में डॉ फिनले उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ताने मारते हैं, जिससे लगता है कि वह परियोजना के लिए अयोग्य है। फिनले और सैम बताते हैं कि उन्होंने एक यात्री से ऊतक नमूना लिया है और यौगिकों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि जैविक कमजोरी का पता चल सके। हालांकि उन्होंने विदेशी ऊतक में घातक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, वही यौगिक मानव नमूनों में भी घातक प्रभाव डालते हैं। अब तक हमने विदेशी नमूनों में घातक प्रतिक्रियाएं पैदा की। रिले एक परीक्षण में भाग लेती है जिसमें वह विदेशी ऊतक पर R18 समाधान का उपयोग करती है, जिससे सूजन और एम्बोलिज्म होता है, जो इसकी प्रभावशीलता और खतरे की पुष्टि करता है। फिर वह मानव ऊतक पर S32 सीरम का परीक्षण करती है, जो अस्थिर और असुरक्षित साबित होता है। अचानक संदूषण चेतावनी सक्रिय होती है। राइली डीकंटामिनेट करने दौड़ती है, जबकि फिनले निराश होकर गड़बड़ी का दोष अपने अस्थिर हाथों पर डालता है। राइली शावर लेते हुए फिनले के शब्द याद करती है। हमारे पास गलतियों के लिए समय नहीं है। राइली बंकर में काम करती रहती है और वहीं रहती है। बंकर में 30वें दिन तक टीम अधिक परिचित और सहयोगात्मक हो गई है। सदस्यों के बीच विदेशी यात्रियों के उद्देश्यों के बारे में एक दार्शनिक चर्चा होती है। एक उन्नत सभ्यता इतनी दूरस्थ आकाश गंगा को पार करके हमें नष्ट करने के लिए क्यों आएगी? जैक्स कहते हैं कि यात्रियों ने सभ्यताओं को नष्ट किया होगा क्योंकि मनुष्य ऐसा करेंगे। सैम इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि यह जरूरी नहीं सच है, तर्क देते हुए कि मानवता का औपनिवेशिक इतिहास बाहरी ग्रहों की मंशाओं को परिभाषित नहीं करता। डेनिस और फिनले संदेहास्पद रहते हैं, विदेशी की हिंसा और गुप्तता पर जोर देते हैं। बहस बढ़ती है क्योंकि टीम के सदस्य विरोधाभासी विचार रखते हैं। कुछ शांति के पक्ष में हैं, जबकि अन्य सैन्य प्रतिशोध की वकालत करते हैं। बाद में जैक्स के कमरे में स्कैन अलर्ट सक्रिय होता है। टीम जल्दी से कैमरों की जांच करने दौड़ती है, जो थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। जब फीड लौटती है तो जैक्स को अजीब ढंग से व्यवहार करते हुए देखा जाता है। वह बार बार सिर मारता है जब तक कि गिर नहीं जाता। बाद में टीम के हैंडलर ने उन्हें अहम खबर दी। यात्रियों ने स्थान निर्देशांक और प्रतीकात्मक संदेश भेजकर संवाद शुरू किया है, जिसे प्रस्तावित बैठक के रूप में समझा गया है। 3 हफ्तों में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों की एक टीम इसमें शामिल होगी। राष्ट्रपति चाहते हैं कि राइली की जैविक परियोजना तैयार रहे। शांतिपूर्ण आदान प्रदान की उम्मीद है, लेकिन संभावित हिंसा के लिए तैयारी जारी है। हमें उम्मीद है कि यह शांति से होगा, पर हिंसा के लिए भी तैयार रहना। बाद में राइली फोन पर डेनिस से बात करती है। डेनिस उसे टीम की 2 महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। लड़के हद पार कर जाते हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं तो बताएं। वापस लैब में तीनों काम करते रहते हैं और जैसा कि सोचा था, फिनले राइली को नीचा दिखाता रहता है। रिले बड़ों को काम करने। बाद में राइली सैम से कहती है कि फिनले उसे पसंद नहीं करता और वह भी उसे नहीं पसंद करती। उनकी बातचीत एंजाइम अनुसंधान पर होती है। फिनले ने ट्रैवलर जीनोम में एक उत्परिवर्तन खोजा है जिसमें एंजाइम S32 है, जो मनुष्यों में नहीं होता। S32 शुरू में अस्थिर लग रहा था, लेकिन रिले का मानना है कि यह एकमात्र स्पष्ट जैव रासायनिक विचलन है और गैर घातक समाधान की कुंजी हो सकता है। सैम R18 को इसकी स्थिरता के लिए पसंद करता है, लेकिन दोनों सहमत हैं कि समय कम है और परीक्षण की जरूरत है। जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं वह मुझे थका रहा है। जब वे बात कर रहे होते हैं, सैम पेशेवरता तोड़ते हुए राइली से पूछते हैं कि क्या वह इस मिशन से बचने के बाद उनके साथ डेट पर जाएंगी। क्या कभी इन बंकरों से जिंदा निकले हैं? क्या मैं आपको बाहर ले चलूं? उनकी बातचीत फिनले के टेक्स्ट से रुकती है। सैम चेक करता है और राइली से कहता है कि फिनले सफल हुआ है और उसे एक शीशी दिखाता है। फिर वह उसमें से पीता है, लेकिन उसका चेहरा फट जाता है। शुक्र है, ये सिर्फ एक भ्रम है। सैम, फिनले और रिले अपना शोध जारी रखते हैं। रिले को लगता है कि S32 को कम आंका गया है और अस्थिरता के बावजूद इसका परीक्षण जरूरी है। सैम कहता है कि यह जोखिम भरा है क्योंकि मॉडल की सटीकता कम है। फिनले रिले का समर्थन करता है और वे S32 का परीक्षण करते हैं। परिणाम R18 की तरह ही विदेशी और मानव ऊतक दोनों के लिए घातक है। सैम ने परीक्षण को असफल मानकर खत्म किया। रिले जोर देता है कि इसमें क्षमता है। सैम समय की कमी के कारण आगे बढ़ने से इनकार करता है। हम S32 के साथ काम पूरा कर चुके हैं। अब मैं आपके किसी और काल्पनिक सपने के पीछे नहीं जाऊंगा। एक बैठक के दौरान जिसमें फ्रैंक भी शामिल है, रिले की नाक से खून बहने लगता है। फिर उसे भ्रम होता है कि उसके पिता उसे अयोग्य कह रहे हैं। आपने उन्हें नियंत्रित करने दिया क्योंकि आप नहीं कर पाए। उस रात राइली और फिनले के क्वार्टर में एक स्कैन अलर्ट ट्रिगर होता है। राइली अप्रभावित रहती है, लेकिन फिनले बाद में लैब में प्रवेश करता है और अपने ही अंग निकालने लगता है। टीम भयभीत होकर देखती है जब फ्रैंक राइली से सवाल करता है,
यह देखते हुए कि वह कई स्कैन घटनाओं की एकमात्र उत्तरजीवी है। उसके पास जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता, कुर्सी ने मेरी जान बचाई। उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। बाद में काम के दौरान राइली अपने भाई को खून से लथपथ देखती है। वह डर से देख रही होती है। तभी उसकी टीम से कॉल आती है जिसमें हैंडलर होता है। वह बताता है कि यात्रियों ने उनके देश पर हमला किया है। डेनिस को पता चलता है कि उसका गृहनगर जहां उसका परिवार है भी प्रभावित हुआ था। कॉल के बाद सैम सुझाव देता है कि हैंडलर उन्हें हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए धोखा दे सकता है। फ्रैंक असहमत होता है और सैम से राइली का नेतृत्व करने को कहता है। उसके प्रयोग का समर्थन करते हुए वह टीम को काम शुरू करने का निर्देश देता है। बाद में जब सैम और रिले काम कर रहे होते हैं, डेनिस कॉल करती है और बताती है कि उसका बेटा मर गया है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर वह खुद को चाकू मार लेती है और मर जाती है। हाँ, बाकी 3 लोग बैठक में बैठते हैं। फ्रैंक जोर देते हैं कि जो भी उनके पास है उसे भेज दें, भले ही वह पूरा ना हो। राइली चेतावनी देती है कि वायरस अस्थिर और जानलेवा हो सकता है, लेकिन फ्रैंक इसे नजरअंदाज कर प्रसारण का आदेश देता है। सैम डेटा भेजने से मना करता है, इसे एनक्रिप्ट करता है और राइली उसका समर्थन करती है। फिर वह फ्रैंक से 24 घंटे और मांगती है। 24 घंटे बाद फ्रैंक राइली से संपर्क करता है जब उसके बंकर में अलार्म बजता है। वह बताता है कि यह स्कैन अलर्ट नहीं है, कोई वहां है। कैमरा बंद हो जाता है और सैम कॉल में आता है। वे अजीब आवाज सुनते हैं, लेकिन यह अचानक बंद हो जाती है। परेशान राइली बाथरूम में जाती है और सिर पर मारने का भ्रम देखती है, पर जल्दी बाहर आ जाती है। वह सैम से संपर्क करती है, जो कहता है कि फ्रैंक से कोई खबर नहीं। हिल गई। राइली सैम से कहती है कि वह हथियार पूरा करना चाहती है। मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। साथ मिलकर उन्होंने काम फिर से शुरू किया और आखिरकार एक प्रभावी सीरम बनाने में सफल हो गए। अब उन्हें इसे मनुष्यों पर आजमाना था, इसलिए बिना बताए सैम ने खुद पर इंजेक्ट कर लिया। बाद में रिले सैम की जांच करती है, जो सिरदर्द की शिकायत करता है। माहौल बदलने के लिए वह उसकी बेटियों के बारे में पूछती है। सैम बताता है कि वे बैटन बीमारी से पीड़ित हैं और किशोरावस्था से आगे नहीं जी सकती। उसे विश्वास है कि ट्रैवलर की उन्नत तकनीक आशा दे सकती है, जो उसके विरोधाभासी विचारों को बढ़ावा देती है। वे हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? मुझे अभी यह समझ नहीं आता। अचानक सैम की हालत बिगड़ती है। वह मानता है कि उसने चुपचाप यात्रियों को संकेत भेजा था ताकि टीम को हथियार बनाने से रोका जा सके, क्योंकि उसे यह सही लगा। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती है, वह खून बहाने लगता है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वह मर जाता है। टीम की आखिरी सदस्य रिले बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। विकल्प न होने पर वह खुद को सीरम का इंजेक्शन देती है। उसे अपने पिता का भ्रम होता है, जो कहते हैं कि वह सफल नहीं होगी, लेकिन इस बार सीरम स्थिर हो गया है। यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। S/2 ब्रावो, मानव स्थिरता की पुष्टि हुई। उसके टूटने के बीच हैंडलर राइली से संपर्क करती है और बताती है कि उसकी टीम के बाकी सदस्य मर चुके हैं। राइली कहता है कि उसने बायोवेपन बनाने में सफलता पा ली है, लेकिन वह जवाब देता है कि अब इसकी जरूरत नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। वह डेटा भेजने पर जोर देती है, लेकिन वह प्रसारण खत्म कर देता है। राइली देखता है कि हैंडलर की नाक से खून बह रहा है और समझ जाता है कि वह भी समझौता कर चुका है। धन्यवाद डॉक्टर, जी, हम जल्दी पहुंचेंगे। वह लैब की ओर भागती है, रिसर्च ड्राइव में डालती है, सीरम बैग में रखती है और सही समय का इंतजार करती है। अचानक अलार्म बजता है। सेंध मारी। राइली अलमारी के नीचे छिप जाती है जैसे ही दरवाजा खुलता है। एक स्कैनर कमरे में आता है, धीरे धीरे खोजता है। आखिरकार यह उसे ढूंढ लेता है और उसकी आंखों में देखता है, फिर हट जाता है। वह फिर मेज के पीछे छिप जाती है। जैसे ही एक आकृति अंदर आती है, हथियार के साथ तैयार। वह इंतजार करती है, खुद को सुरक्षित करने के लिए तैयार, लेकिन आकृति सैम निकलती है। वह कहता है कि वह उसे उसके पिता और भाई के पास ले जाने आया है। राइली, जो सोचती थी कि सैम मर गया है, चाल की आशंका करती है। S/32 सीरम, इसने तुम्हें खत्म कर दिया था। वह कहता है कि उसने जो देखा वह एलियंस का भ्रम था और डेटा मांगता है, यह कहते हुए कि यह उसके पास सुरक्षित रहेगा। वह उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह असली है। अगर आप मुझे ये जानकारी दे दें तो मैं अपना हेलमेट उतार सकता। रिले दिखावा करती है कि वह उस पर विश्वास कर रही है। जैसे ही वह पास आती है, डेटा देने का नाटक करती है। इसके बजाय वह उसे सीरम का इंजेक्शन लगा देती है। वह व्यक्ति मर जाता है और उसकी असली विदेशी रूप सामने आ जाती है। उसके रास्ते में कोई नहीं बचा। राइली लिफ्ट लेकर सतह पर जाती है। जैसे ही वह बंकर से बाहर निकलती है और चलने लगती है, उसके पीछे एलियंस उठने लगते हैं।